मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है, प्रोफेशनली बहुत साउंड है, पर सवाल यह उठता है कि पॉलिटिक्स में एक नेम फेम बहुत तरह की जरूरत पड़ती। जैसे पारसनाथ राय वर्सेज अफजाल अंसारी, और अगर हम प्रयागराज में बात करें तो केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं, बड़ा नाम है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, मैं सही कह रहा हूं? वो भी चलिए एक बड़ा पद है, पर सवाल यह है कि राजनीतिक रूप से क्या इनका इतना बड़ा कद है कि अपने अपोनेंट का ये सामना बखूबी कर सकते हैं? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, देखिए, जैसा अभी अनुपम जी ने भी कहा, बात सही है। राजनीति में ये जो लड़ाई लड़ने वाले वो अपने बलबूते लड़ाई नहीं लड़ेंगे इलाहाबाद से, वो भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा न्यूट्रल चेहरा देने से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सभी को अडॉप्ट करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज इनमें से, क्योंकि राजनीति में मैं तो एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, ये सिखाता हूं कि अगर मेरे गुट को टिकट नहीं मिल रहा तो उससे ज्यादा लड़ाई होती है कि दूसरे गुट को टिकट नहीं चला जाए, वरना उनका वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो अगर कोई न्यूट्रल व्यक्ति आ जाता है तो मुझे लगता है इससे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होने वाला है। और शायद वो, क्योंकि एडवोकेट भी है और उनके परिवार का भी नाम रहा है, तो सबको शायद साधने में कामयाब हो जाएंगे। रही बात अफजाल अंसारी के सामने जो उम्मीदवार दिया गया, यकीनन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो और मजबूत उम्मीदवार हो सकता था। बल्कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई और ताकतवर उम्मीदवार आएगा, क्योंकि राजनीति में धन बल बाहुबल साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है। और अगर सीधा उम्मीदवार दे देंगे तो वो शायद साम दाम दंड भेद में उतना सफल नहीं हो पाएगा। और सिंपैथी भी वहां अफजाल अंसारी को अभी मिलेगी, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं वहां पर पब्लिक का जो सेंटीमेंट्स है, उसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा। तो यहाँ अगर मजबूत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी देती तो शायद लाभ हो जाता। साथ ही साथ मैं मैनपुरी के लिए भी एक बात कहना चाहूंगा, इतनी आसान भी नहीं होने वाली वो लड़ाई। जैसा राहुल जी ने कहा कि वो शायद डिम्पल जी एक तरफा निकाल लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर ठाकुरों को खुश करने के लिए भी टिकट दिया गया, और शायद वो क्योंकि विधायक भी हैं और उनका अपना एक जनाधार है, और भारतीय जनता पार्टी मेहनत करेगी उस सीट पर, मुझे लग रहा है कि वहां भी फाइट होने वाली है। कांटे की टक्कर होगी, इतना आसान नहीं होने वाला डिम्पल जी के लिए वो सीट निकालना भी। चलिए, कांटे की टक्कर होगी, और ये तो माहौल पे निर्भर करता है। कई बार जब पार्टी के पक्ष में, जिस पार्टी के पक्ष में हवा बह रही होती है। नहीं, पंकज जी, हाँ। पंकज जी, मैं थोड़ा सा शाहनवाज जी की बात में जोड़ना चाहूंगा। मैं देखिए, ऐसा मैनपुरी एक ऐसा गढ़ है, उसमें आप कोई भी कैंडिडेट देंगे तो यादव परिवार के खिलाफ हल्का ही लगेगा। लेकिन जयवीर सिंह इतने भी हल्के नहीं है। आप हाँ, देखें, बिल्कुल बिल्कुल, यही वहां यही से, मैं हाँ, बोल रहा हूँ उतने। जी जी, इसीलिए आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ शहनाज भाई, कि राजू यादव मैनपुरी की जो सदर सीट है, जो शहर की सीट है, उससे 2 बार लगातार विधायक थे। उनकी हैट्रिक तोड़ी जयवीर सिंह। हैट्रिक ही नहीं तोड़ी, आज देखिए, मैं भी देख रहा था कि ये उनका अच्छा खासा इस समय वहां पे लड़का बगल में फिरोजाबाद में ब्लॉक प्रमुख है, बहू, और बैंक्स पे उनका अधिकार है। और फिर आप इसमें देखें कि सिर्फ जयवीर सिंह का नहीं, आप देखिए 9 ब्लॉक हैं मैनपुरी में। 9 ब्लॉक में से 7 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के। फिर सुने, 9 में से 7 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के हैं। जयवीर सिंह की पत्नी रीता सिंह जिला जो सहकारी बैंक है उसकी अध्यक्ष रही हैं। आप भी जानते हैं कि जिला अध्यक्ष या फिर जिला सहकारी बैंक में जो लोग होते हैं, उनका बहुत ढेर सारा प्रभाव पड़ जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे में जब 9 में से 7 ब्लॉकों पे भाजपा का कब्जा हो, ऐसे में जब जयवीर सिंह इस कदर उठे हों कि उन्होंने राजू यादव की हैट्रिक तोड़ के वहां पे जीते भी और मंत्री भी बने, तो इतना हल्के भी वो कैंडिडेट नहीं है। एक चीज अभी और मैटर करेगी, आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी से कौन आता है। आखिरी बार जब बहुजन समाज पार्टी ने इसमें 2014 में चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने संघमित्र मौर्य को लड़ाया था। इसलिए संघमित्र मौर्य की बड़ी बात हो रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी जिन संघमित्र मौर्य को बदायूं से टिकट नहीं दिए, शायद वो उनको यहां से टिकट दे सकती है। बहरहाल उन्होंने नहीं दिया। तो संघमित्र मौर्य जब खड़ी हुई थी बसपा से वहां पे पंकज जी, तो उन्होंने करीब 1.5 लाख वोट प्राप्त किया था। फिर 2019 में आपने देखा कि सपा बसपा गठबंधन हो गया, सीट सपा को चली गई। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव बसपा लड़ती नहीं है। तो यानी आखिरी चुनाव जो बसपा ने यहाँ लड़ा था वो 10 साल पहले लड़ा था, और उसमें 1.5 लाख वोट हासिल किए थे। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी मैनपुरी से किसको लड़ाती है।
पंकज जी। बहुजन समाज पार्टी मैनपुरी से किसको लड़ाती है, और बहुजन समाज पार्टी जब अपने किसी उम्मीदवार को उतारेगी तो जाहिर तौर पर यहां पर मुकाबला ट्रायंगुलर भी हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं राहुल लाल जी? नहीं, देखिए, अगर वो काफी मजबूती से और किसी मजबूत प्रत्याशी को उतारेगी तो जरूर जो है कि वो तीसरा कोना खड़ा कर सकती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन देखिए, जो तमाम तरह की चीजें कही गई जयवीर सिंह को, वो तथ्यात्मक तौर पे मैं उन तथ्यों से मैं सहमत हूँ। लेकिन दूसरी तौर पे देखना पड़ेगा कि इस समय जब डिंपल यादव वहां की सांसद है सिटिंग, और उनका उनका व्यवहार, वो वहां पे किस रूप में जुड़े। हम लोग, मैं अगर 1 साल से देखूं, इधर पिछले कम से कम 3-4 महीने से जो उनका पूरा का पूरा चुनाव कैंपेन चल रहा है डिंपल यादव का, तो पहले तो वो देखिए अखिलेश के साथ वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रही थी, फिर परिवार के बड़े महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ चुनाव प्रचार या फिर क्षेत्र में जाते हुए दिख रही थी। लेकिन धीरे धीरे डिंपल यादव अब वहां पे एक तरह से रच बस गई है। वो लगातार अकेले अकेले अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाती हैं। इधर कुछ दिनों से तेज प्रताप यादव जो है कि उनको कुछ वीडियोज में मैंने देखा, तो वो 1-to-1 सीधे सीधे संवाद स्थापित करती रही है लगातार। ऐसे स्थिति में देखिए, जयवीर सिंह को लेकर तमाम जो दावे चीजें की जा रही है, राजू सिंह को हराना और डिंपल यादव को हराना, दोनों देखिए दो चीजें हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि बीजेपी के पास मौके थे, और मैं अपने उस निष्कर्ष पे पूरी तरह से कायम हूं। 4 जून को आप लोग भी देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अगर वहां पे कोई मजबूत कैंडिडेट खड़ा करते तो एक तरह से एक चुनौती बनती, जिससे कि अखिलेश यादव, जो कि देखिए इकलौते स्टार प्रचारक बचे हैं समाजवादी पार्टी में, तो उनको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता मैनपुरी में। राहुल भाई, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कोई जीत हार जाएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप इसको समझिए, मैनपुरी सपा का गढ़ है। वहां पे अब जाके मोदी खुद लड़ जाए तो मैं नहीं जानता, पर आप मजबूत कैंडिडेट किसको लाएंगे वहां? किसको? कोई एक वहां से सिटिंग विधायक शहर का आप ले आए हैं, इससे ज्यादा और मजबूत मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जयवीर सिंह हरा देंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि राजू यादव को हरा दिया तो डिंपल यादव को हरा देंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाजपा के पास भी शायद इससे मजबूत कैंडिडेट कोई हो ही ना। सहमत हूं आपके बातों से। हो सकता है कि उनके विकल्प उन्होंने तरासे हो, तो उन्हें भी जो आप ही वाला नजरिया है वो उन लोगों को भी दिखा हो। लेकिन बीजेपी की जो एक रणनीति रहती है अनुपम जी, उनकी रणनीति यह होती है कि जो बड़े उम्मीदवार हैं किसको लाते राहुल भाई, किसको लाते? नहीं, राहुल जी, एक नाम सजेस्ट कीजिए जिसको ला सकते हैं। मैनपुरी सपा का गढ़ है, यादव परिवार का गढ़ है। एक नाम उत्तर प्रदेश में सजेस्ट कीजिए, एक नाम जो वहां से जाके किसी बाहरी को, अगर बाहरी को लेकर के आते तो दिक्कत होती, और अगर किसी बड़े नेता को लड़ाते एक नाम से, मैं तो कह रहा हूं कि गलती से बड़ा नेता हार जाए तो जो मैनपुरी में जाए और कह दे कि अनुपम जी, जिन्होंने उपचुनाव में ताकत लगाया था फिर से ताकत लगाते भाई। एक राउंड का पर ताकत पहले भी लगा चुके थे चुनाव में, दो बार वो अभी भी फिर से ताकत लगा लेते। 2 या 3 बार से शाक के हारे, वो भी 3-3 लाख 4-4 लाख वोट से हार रहे हैं। थोड़ा बहुत से नहीं, 3-3 4-4 लाख वोट से हार रहे हैं, 2 बार से 3 बार से। तो अब मतलब वहां पे कोई कैंडिडेट मुझे नजर नहीं आता कम से कम कि भाई, जैसे ये लगता है कि साहब फला को टिकट दे दिया होता तो बेहतर होता। मुझे वो फला नजर नहीं आ रहा है, बस इसी बात में कह रहा हूं। हाँ, आप कुछ, शाहनवाज चौधरी जी आप कुछ कह रहे थे, आप कहिए। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई बाहरी उम्मीदवार दिया जाता ना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो वो वहां उसका भी विरोध होना शुरू होता, क्योंकि ये ऑलरेडी मजबूत है। अभी ठाकुर साहब को जो टिकट दी गई वो काफी मजबूत है, ऐसा नहीं है हल्के उम्मीदवार है। दूसरा, अगर कोई हैवी वेट दे दिया जाता, मान लीजिए कोई सेंट्रल लीडरशिप का नेता आकर के चुनाव लड़ लेता, तो अगर गलती से हार जाता तो फिर वो तो बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाती। तो मैं समझता हूँ शहनवाज भाई हार ही जाता, वहां हारने की गुंजाइश ज्यादा है, आप समझिए। हारने की गुंजाइश ज्यादा है और फिर बेइज्जती भी होती है। तो ये सही डिसीजन लिया है मेरे हिसाब से, टिकट ठीक दिया गया और अच्छी फाइट होगी, मुझे उम्मीद है पंकज अच्छी होगी। पंकज जी, शाहनवाज जी के बातों में ही मैं एक चीज जोड़ देता हूं कि देखिए, तब तो बीजेपी ने अपने कई नेताओं को शहीद होने से फिर वहां भी बचा लिया, गाजीपुर में भी बचा लिया। सही बचा लिया। अगर ये ठीक है, मैं सहमत हूं इस बात से, बिल्कुल सहमत। हाँ, कि हम वही आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि देखिए, जैसे यहाँ पे अगर किसी को दिया जाता वो हार ही जाते, तो वही स्थिति तब हो सकता है कुछ लोगों ने सोचा वहां पे। गाजीपुर वाली बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूँ, 2 कारणों से। पहली बात तो ये कि गाजीपुर मैनपुरी का कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी बात ये कि ये पहला चुनाव होगा, पंकज भाई मेरी बात बहुत गौर से सुने, ये पहला चुनाव होगा जब मुख्तार अंसारी नहीं। अभी तक मुख्तार अंसारी थे, उनका गैंग था, उनका खौफ था, जेल से उनकी हुकूमत चलती थी, बड़े बड़े कांड उन्होंने जेल के अंदर से करा डाले।
कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तो वो जेल में ही थे, लेकिन हमने उनका ऑडियो सुना कि कैसे वो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। तो एक उनका खौफ था, और जेल में वो इतने पावरफुल थे कि साहब वो तालाब खुदवा के मछली मारते थे, बैडमिंटन खेलते थे, वो भी डीएमएसपी के साथ। और तो जेल से हकीकत ये है मंत्रियों को धमकाते थे, जेल से मंत्रियों को मंत्रियों को धमकाते थे। धमकाते वही मेरी थे। बात, हाँ, हाँ। हाँ। तो ये पहला टेस्ट चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी, मेरी मेरी समझ में भारतीय जनता पार्टी ने वहां से एक वीक कैंडिडेट दिया है। क्यों दिया है, भाजपा बेहतर जानती होगी, क्योंकि बहुत ढेर सारे गुप्त समझौते भी राजनीति में नजर आते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अब जैसे वीरेंद्र सिंह की बात हो रही थी, हाँ, आप देखिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों को लेके इतने हुए, साहब ठाकुर को टिकट नहीं दिया, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश साफ हो गया, एक आदमी को टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने चलिए एक छत्री को टिकट दे दिया कि साहब कहीं ना कहीं उस पर रोक लगे। इसी तरह इन्होंने यहाँ राय साहब को लड़ा दिया। अब वो ठीक है, उनका कभी पहले कोई चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए कि राय साहब कुल मिला के मनोज सिन्हा की खड़ाऊ लेके चुनाव लड़ेंगे। तो आपको उनका एक असर नजर आएगा, उस पूरे पूर्वांचल में, भूमियार इलाके में नजर आएगा, बिहार से सटे हुए इलाके में नजर आएगा। लेकिन ये चुनाव बेहतर लड़ा जा सकता था, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो 20-25 साल से, 35 साल से जो एक मिथक चला आ रहा था अफजाली ये अंसारी बंधुओं का, उसका पहली बार सही मायने में ट्रायल होगा। नाउ दैट मुख्तार अंसारी इज नॉट देयर, अब जबकि मुख्तार अंसारी भी नहीं है, उनके गैंग पे भी हद से ज्यादा लगाम लगी हुई है, मुख्तार अंसारी के परिवारों पे भी नकेल कसी हुई है, तो उसको देखते हुए आपको मैं कह सकता हूं कि अब उनकी टेस्टिंग होगी। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं, ओम प्रकाश राजभर, मैं अक्सर कहता था कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी या अंसारी परिवार का राजनीतिक फ्रेंड है, राजनीतिक मुखौटा है। ओम प्रकाश राजभर जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, और आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव में देखा कहीं मतलब उनके साथ अंसारी परिवार का लड़का है, पर कोई रिवोल्ट नहीं नजर नहीं आता आपको। तो इस तरह की जब घटनाएं आपको नजर आती हैं, तो आप मान के चलिए कि अगर वहां पे कोई अंडरस्टैंडिंग बनी है, तो ओम प्रकाश राजभर भी उसमें एक फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पूरे अंसारी परिवार का आप एक मान के चलें कि एक राजनीतिक फ्रंट है, पंकज। एक राजनीतिक फ्रंट है, पर एक इन जो 10वीं लिस्ट जारी हुई है, उसमें इस चीज पर भी प्रकाश डालें आप अनुपम जी, और बाकी पैनलिस्ट से भी मैं पूछूंगा। 2 टिकट जो मुख्य तौर पर कटा, एक रीता बहुगुणा जोशी और दूसरा वीरेंद्र सिंह मस्त। रीता बहुगुणा जोशी की जगह पर टिकट दिया गया नीरज त्रिपाठी को, जिनके बारे में हमने चर्चा की, और वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट करके नीरज शेखर को टिकट दिया गया, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आखिरकार वीरेंद्र सिंह मस्त और रीता बहुगुणा जोशी, इन दोनों के टिकट कटने की पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, जहां तक रीता जोशी का सवाल है, ये बहुत पहले तय हो चुका था 2 कारणों से। एक तो वो एज ब्रैकेट भी पार कर रही थी, और दूसरी बात पिछली बार 2022 के चुनाव में आपने देखा था कि बहुत ही गंभीर मौके पे 6ठे चरण या 7वें चरण में उनके लड़के ने विद्रोह कर दिया था और अखिलेश यादव के साथ मंच पे जाकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। उससे बड़ा गलत मैसेज गया था पंकज जी। ये माना गया था कि अगर 6ठे चरण में भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बेटा क्रॉसओवर कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात का एहसास है कि वो चुनाव हार रही है। तो उसी समय तय हो गया था। बाद में रीता जोशी ने यहां तक कहा कि साहब आप हमारा टिकट छीन ले, हमारे लड़के को दे दे, पर वो भी नहीं चला। रीता जोशी के मैं आपके प्रोग्राम पे कम से कम आधा दर्जन बार कह चुका हूं पंकज भाई कि रीता जोशी का टिकट कट जाएगा। मुझे ज्यादा सरप्राइजिंग अलबत्ता लगा, अच्छा जहां तक वो मस्त का टिकट कट के चंद्रशेखर जी के लड़के नीरज शेखर की बात है, फिर वो अगेन एक मैसेजिंग है, वो ज्यादा बड़ा नाम है, बस ज्यादा बड़ा ठाकुर नाम है, एक ठाकुर प्रधानमंत्री के सुपुत्र हैं, और जब से ये छत्रियों में असंतोष ये सब हुआ है, उसके पहले से नीरज शेखर की बात चल भी रही थी। दूसरी बात, जब आप नीरज शेखर को टिकट देते हैं, तो उसका असर पूर्वांचल में भी नजर आता है, उसका असर बिहार में भी नजर आता है।
तो ये उसके कंसिडरेशन ज्यादा मेरे लिए सरप्राइजिंग रहा फूलपुर। फूलपुर जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की सीट रही है और जब तक प्रधानमंत्री रहे यहीं से जीतते रहे। अपनी शुरुआती दो चुनाव तो ऐसे हुए पंकज भाई, उस जमाने में एक एक संसदीय सीट से दो दो लोग कैंडिडेट होते थे। तो जवाहरलाल नेहरू दो दो उनके साथ एक आदमी और जीता था कांग्रेस का। शुरुआत के दो चुनाव ऐसे हुए। बाद में जवाहरलाल नेहरू होते रहे, उनके जाने के बाद उनके विजय लक्ष्मी पंडित आ गई वहां पे। और ये मैं हमेशा कहता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, जहां से जवाहरलाल नेहरू जैसा कद्दावर आदमी वो प्रधानमंत्री रहा और जहां से सपा से अतीक अहमद भी जीते। आप सोचिए इतना उसका फूलपुर सीट का मिजाज आप समझ लें इससे। ये वो सीट है जहां पे मतलब अब पहले ऐसे चले जरूर आ रहा था, लेकिन अब टोटली कुर्मी डोमिनेंस है, सिर्फ पटेल डोमिनेंस है और सारे यहाँ पे सारी पार्टियां पटेल खड़ा करती हैं। ये वो सीट है जहां पे महागठबंधन का पहला जिसे कहना है प्रयोग हुआ था 2018 के उपचुनाव में, और जिसमें महागठबंधन जीता था और भाजपा हारी थी। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से कैंडिडेट दिया था, इस बार उन्होंने केशरी देवी पटेल को दिया, तो महागठबंधन फेल हो गया 2019 में, केशरी देवी जीत गई। केशरी देवी यहाँ जिला परिषद की अध्यक्ष भी रही है, उनका बहुत होल्ड है यहाँ पे, लेकिन उनका टिकट कटना मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा। हालांकि अभी वो 70 साल या 71 साल की उनकी ऐसी वो उम्र नहीं हुई है, लेकिन उसके वो एक बहुत कुछ बताती है पंकज भाई, इसके ऊपर हम लोग कभी फिर डिबेट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत जगह पे ऐसा देखा जा रहा है, और उनका टिकट काट के उन्होंने प्रवीण पटेल का कर दिया। तो वो भी पटेल हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं और बहुत उनकी अच्छी इमेज है, और इस समय वो वहीं से विधायक भी है, तो सिटिंग एमएलए हैं, उनको टिकट दिया गया है। लेकिन एक बड़ी बात आप ये देखें कि कई जगह जहां पे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि सब हमारी सीट निकल जाएगी, वहां पे वो 65-70 साल के लोगों का टिकट काट कर, यही बात नीरज शेखर के खिलाफ भी आती होगी, मस्त और शेखर की उम्र में अंतर है। जैसे यहाँ पे प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया, जबकि केशरी देवी पटेल का बहुत अच्छा होल्ड है, पर उसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि साहब प्रवीण पटेल को हम अगर लाएंगे तो प्रवीण पटेल हमको 2029 में भी काम आएंगे, 2024 नहीं 2029 में भी काम आएंगे, और सीट पे हमारा काफी प्रभुत्व है। ये देखना अलबत्ता दिलचस्प होगा कि केशरी देवी पटेल का टिकट कटने के बाद क्या पल्लवी पटेल इस सीट पे आती है नहीं, पंकज भाई। आती हैं या नहीं। वैसे सुनील केवट लिख रहे हैं कि भारत की जनता मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे और उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए वोट देते हैं, भले ही प्रत्याशी कोई भी हो।